सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ केमिस्ट्री का। तो बच्चों मैंने आपके साथ अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर डिस्कस कर रहा था। उसमें लेक्चर नंबर 1 में आपसे मैंने काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, थ्योरी डिस्कस की थी। उसके बाद ये लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हुआ था। तो लेक्चर नंबर 2 में भी मैंने काफी सारे आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और आज हम लोग के पास है लेक्चर 3, जिसमें हम लोग के पास पहले से ही कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका डिस्कशन हम कर स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले इसमें लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 AP आर इक्वल। कह रहा है कि इन दोनों AP के nth टर्म आपस में इक्वल हो जाए, लेकिन कौन सी n की वैल्यू के लिए। तो तुमने कहा सर जो पहली AP है उसका फर्स्ट टर्म है 63, कॉमन डिफरेंस है 65 माइनस 63 विच इज 2। तो जो पहली AP है उसका फर्स्ट टर्म है 63, कॉमन डिफरेंस है 2, और इस AP का जो nth टर्म होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हम उसमें वैल्यूज पुट कर दें तो बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये बन जाएगा। उसी तरीके से बच्चों दूसरी एपी है, उसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 7। तो दूसरी एपी का जो nth टर्म होगा वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एपी के nth टर्म आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप लिख दोगे tn इज इक्वल टू an। जैसे ही लिखोगे तो ये बन जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस क्या जाएगा 7n माइनस 7। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसको बच्चों हम धीरे धीरे सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये बन जाएगा 2n 63 माइनस 62 कितना हो गया 61, कितना हो गया 61 इज इक्वल टू 7n 3 माइनस 7 माइनस 4 इज इक्वल टू, टर्म्स बच्चों कलेक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 61, क्या हो जाएगा 61 प्लस 4, लाइक टर्म्स मैंने कलेक्ट कर ली, और उधर आ जाएगा 7n माइनस 2n। तो 61 प्लस 4 कितना हुआ 65 हो, 65 इज इक्वल टू 5n। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 65 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 50। यानी जब n की वैल्यू 13 होगी तो दोनों AP के nth टर्म आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन बच्चों ओवर हो गया। अब आप इसको कॉपी कर लो। हम ठीक इसके बाद वाला क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं। उसके बाद वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 18 19 20 ये भी बच्चों क्वेश्चन है। सबसे पहले 16th कंप्लीट कर लें। इसमें लिखा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। कह रहा है एक एपी बता दो जिसका जो थर्ड टर्म है वो कितना है 16। तो इस एपी का जो थर्ड टर्म है वो बच्चों 16 है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। अब बच्चों हमें इस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो पता नहीं है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो आपके पास लेट किए हुए स्टेटमेंट पहले से लिखे हुए हैं, तो आप उनको कॉपी कर लीजिए कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। ठीक है, ये बच्चों आप कॉपी कर लेंगे। इसको आप कॉपी कर लीजिए क्योंकि बार बार आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ता है अगर आप एपी के बारे में अनजान है। यानी अगर आपको एपी का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस नहीं पता है तो आप इस स्टेटमेंट को बार बार लिखोगे कि एपी का फर्स्ट टर्म क्या है a है और कॉमन डिफरेंस क्या है d है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है बच्चों, जो एपी है उसका हमारे पास थर्ड टर्म गिवन है 16। तो थर्ड टर्म अगर 16 गिवन है तो थर्ड टर्म क्या होता है बच्चों, वो होता है a प्लस 2d, वो वैल्यू गिवन है आपके पास 16। ये क्वेश्चन बन गई आपकी बात। उसके बाद बच्चों ये कह रहा है कि जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। लिखा है सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 बढ़ जाता है, सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, तो बच्चों सेवन टर्म कितना हो गया, सेवन टर्म हो गया a प्लस 6d, और फिफ्थ टर्म कितना हो गया a प्लस 4d प्लस 12। क्या ये बात समझ में आ गया। इसको बच्चों हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये a से a कैंसिल हो गया। इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। दैट मीन्स 2d इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स d इज इक्वल टू 6। ये बच्चों आपके पास d निकल करके आ गया।
क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? मैंने इस रिलेशन से d निकाल लिया, तो d कितना आया? 6 आ गया। अब d की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 में d की वैल्यू 6 पुट करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास a निकल के आ जाएगा। a आएगा 16 माइनस 12 एंड 16 माइनस 12 इज 4। तो बच्चों आपका a कितना आ गया? आपके पास आंसर निकल के आ गया। a कितना आ गया? 4 आ गया। और d कितना आ गया? 6 आ गया। और आपको क्या निकालनी थी? ap निकालनी थी। तो बच्चों ap का फर्स्ट टर्म क्या होता है? a, दूसरा टर्म होता है a प्लस डी, फिर उसके बाद वाला होता है a प्लस 2d, फिर होता है a प्लस 3d। तो आपको यही ap डिटरमाइन करनी है। a कितना है? 4, 4 प्लस 6 10, समझ में आया? 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22। तो बच्चों यही आपका वैल्यू यानी ap का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों आपका कंप्लीट हो चुका है, उसको नोट डाउन कर लीजिए और बिना देखे एक बार करने की कोशिश करिए। 16 के बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसका नाम है क्वेश्चन नंबर 17। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को कंप्लीट करते हैं। ये हो गया आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है इसको देखिए ध्यान से। इसमें लिखा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। कह रहा आपको इस एपी का 20वां टर्म निकालना है, लेकिन पीछे से 20वां टर्म निकालना है। ठीक है ना? इस एपी का आपको 20वां टर्म निकालना है, लेकिन आगे से नहीं, पीछे से। तो कहोगे सर अगर पीछे से निकालना है तो हम एपी को पीछे से लिख लेते हैं। हमने कहा पहले सीधी एपी लिखो। क्या है सीधी एपी? तुम कहोगे सर पहला टर्म है 3, दूसरा है 8, फिर है 30, तो सर कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 का। ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 23। ऐसे करते 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 ये इंक्रीजिंग एपी। अब बच्चों अगर हम इसमें पीछे जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इसके पीछे वाला टर्म लिखेंगे, वो होगा 252। फिर इसके पीछे वाला टर्म लिखेंगे, वो कितना होगा बताइए? 247। 247। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आप एपी लिख सकते हैं पीछे से। अब बच्चों ऐसे ही आप पीछे से एपी लिखते चले जाइए और पीछे से लिखते लिखते आपका ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकंड टर्म हो जाएगा, ये थर्ड टर्म हो जाएगा। ऐसे करते करते पीछे से आपको कौन सा टर्म बताना है? 20वां टर्म बताना है ना? तो बच्चों अगर आप एपी को आप उल्टा लिखेंगे तो एपी ऐसे नजर आएगी। नजर आ रही है? ध्यान से देखिए, मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। पहला टर्म 257 है, दूसरा टर्म 252 है, फिर है 247। ये बच्चों आपकी एपी चल। इस एपी का कौन सा टर्म निकालना है? 20वां टर्म निकालना है। तो बच्चों इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना हुआ? 257। और इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना हुआ? -5। समझ में आया बच्चों? 5 नहीं, -5 है, क्योंकि पीछे से लिख रहा है ना। तो पीछे से एपी कैसी होगी? डिक्रीजिंग एपी होगी। जो डिक्रीजिंग एपी होती है उसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है। इंक्रीजिंग एपी आगे से है तो उसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है। ये बात समझ में आ गई भाई? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? -5 आएगा। और क्या निकालना है? इस एपी का 20वां टर्म निकालना है, यानी T20 निकालना है। तो बच्चों जो 20वां टर्म होगा वो होगा a प्लस 19d। यही तो होगा। a कितना है? 257। ठीक है, प्लस 19। d कितना है? d है बच्चों -5। तो ये बच्चों बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये हो गया 257। 19 जो कितना होता है? 95। तो कितना आया? 257 माइनस 95, 162। ये बच्चों आपका आंसर निकल के आ गया। यानी इस एपी का पीछे से जो 20वां टर्म होगा उसकी वैल्यू कितनी है? 162। हो गया बच्चों, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 17th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 17 के बाद बच्चों आपका है क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों सीधा बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 18 पे भी निकल करके आ गए हैं। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो आप रेडी हैं? क्या लिखा हुआ है इसमें पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको एपी का अंदाजा ना हो कि एपी क्या है तो आप बार बार क्या करेंगे?
उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लेट कर लेंगे। तो इस स्टेटमेंट को बच्चों बार बार क्या करना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है कि एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए, और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। तो बच्चों मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया। ठीक है, क्या कह रहा है, सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म। तो बच्चों फोर्थ और एट्थ टर्म का जो सम है वो कितना है, 24। इससे बच्चों इक्वेशन बना लो। फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d। एट्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 7d। ये जो सम है बच्चों कितना है, 24। a प्लस a कितना हो गया, 2a हो गया। 7d प्लस 3d कितना हो गया, 10d हो गया, इज इक्वल टू 24। इक्वेशन को बच्चों 2 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगी a प्लस 2 5 जा 10d, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया 2 से डिवाइड करके, इक्वेशन 1 बन गई। अगर आप बच्चों 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24 भी लिखे रहने देते हैं तो भी सही है। फिर लिखा है एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44। तो क्या कह रहा, 6th टर्म और जो 10th टर्म है ना, उसका जो सम है कितना है, 44। तो बच्चों 6th टर्म क्या होगा, होगा a प्लस 5d। 10th टर्म क्या होगा, होगा a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। क्या बात समझ में आई? तो बच्चों a प्लस a कितना हुआ, 2a हुआ। a प्लस a कितना हुआ, 2a हुआ। 9d प्लस 5d कितना हुआ, 14d हुआ, इज इक्वल टू 44। क्या बात समझ में आ गई? 2 7 ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ये बच्चों आपके पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2। क्या यहाँ तक सबको क्लियर? क्लियर है तो बच्चों अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। उसको एलिमिनेशन मेथड से आसान कर लीजिए। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, दूसरी इक्वेशन है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। चलिए सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। माइनस करते ही बच्चों प्लस का ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5d माइनस 7d माइनस 2, 12 माइनस 22 माइनस का 10, यानी कि बच्चों d की वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइनस 10 बाई माइनस 2 मतलब 5। d की वैल्यू 5। d की वैल्यू हम बच्चों किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लेट्स से इसमें हमने पुट कर दिया, तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। a प्लस 7 5 जा 35 इज इक्वल टू 22। तो बच्चों a की वैल्यू आ गई 22 माइनस 35। कितना होता है बच्चों 22 माइनस 35? 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गए 1, यानी कि माइनस 12। तो बच्चों आपके पास दो वैल्यूज निकल के आ गई, एक a की भी और एक b की भी। ठीक, ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्या निकालना था क्वेश्चन में, एपी के पहले 3 टर्म बताने। तो एपी का पहला टर्म होता है a, दूसरा होता है a प्लस डी, फिर होता है a प्लस डी। a कितना है, माइनस 12। माइनस 12 प्लस 5 कितना होगा, माइनस 7। माइनस 7 प्लस 5 कितना होगा, माइनस 2। ये बच्चों आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स एपी के निकल करके आ गए। ठीक है, आपका आंसर निकल के आ गया बच्चों, यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इससे पहले आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। 18 क्वेश्चन बच्चों यहाँ से फिनिश हो गया। 18 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग आ गए हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 19। देखिए किस तरह से करना है इसको। इसमें लिखा है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। ठीक है, and received an increment of ₹200 each year। यानी कि जो फर्स्ट ईयर था उसका मान लेते हैं एपी में फर्स्ट टर्म है T1, उसकी सैलरी उसकी कितनी थी 5000। दूसरे साल में उसकी सैलरी क्या होती है 200 रुपए बढ़ जाती है, यानी सैलरी हो गई 5200। ठीक है ना, क्योंकि उसमें लिखा है कि उसको हर बार 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है। तो थर्ड ईयर में कितनी हो जाएगी 5400, फोर्थ ईयर में कितनी हो जाएगी 5600। ऐसे करते करते पूछ रहा है कि उसकी एपी कौन से टर्म पे, मान लो एनएट टर्म पे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। ऐसे बच्चों को ऐसे पूछ रहा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम ₹7000, कौन से सन में उसकी इनकम 7000 हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? 1995 में क्या थी, ये थी।
1996 में क्या होगी, ये होगी। 1997 में क्या होगी, ये होगी। ऐसे करते करते कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7,000 होगी, ये आप समझ रहे हैं बच्चों, यही निकालना है। तो कहोगे सर ऊपर तो एक एपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 5,000, कॉमन डिफरेंस क्या था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 200, एनेट टर्म आपको पता है 7,000, तो क्या करेंगे बच्चों, उसको लिख देंगे एनेट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज टू 1। तो एनेट टर्म की वैल्यू कितनी है 7,000, ठीक है, इज इक्वल टू 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज 200। तो 7,000 माइनस 5,000 कितना होता है 2,000 इज इक्वल टू 200 इंटू n माइनस 1। यहाँ से बच्चों n माइनस 1 आ जाएगा 2,000 अपॉन 200, तो 2,000 अपॉन 200, इसको बच्चों आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 11, यानी 11 साल बाद उसकी सैलरी 200 बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी 7,000। तो बच्चों 1995 से अगर हम 11 साल ऐड करेंगे तो आप कहोगे 1995 से 10 साल होंगे 2005 में, है ना, और 11वां साल होगा 2006 में, यानी कि कौन से साल में इसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, आंसर हो जाएगा in 2006, in 2006 the salary will be, क्या होगी बच्चों 7,000। ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात सबको समझ में आ गई, ओके आगे समझ में, चलिए 19 क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों रामकली, क्या नाम है उसका, रामकली। ये बच्चों रामकली की इनकी फोटो भी बनी है, गाना भी आपने सुना है, रामकली मेरे ख्वाब में आई, सुना है कि नहीं गाना ये, चलिए देखिए, गाना सुना है तो फिर क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, आंसर लिखा है रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, यानी कि पहले साल में, पहले हफ्ते में, पहले साल के पहले हफ्ते में, यानी कि जनवरी का फर्स्ट वीक, रामकली कितना बचाती है 5 रुपए, लिखा है ना, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। समझा है, यानी कि पहले वीक में उसकी सैलरी कितनी है 5, लिखा है देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75, यानी उसकी अगली सैलरी कितनी होगी, वो होगी 5 तो थी, इंक्रीमेंट हो जाएगी 1.75 से, तो कितनी नई सैलरी हो जाएगी 6.75। नहीं समझ में आया, फिर अगले सप्ताह फिर उसकी सैलरी बढ़ जाएगी 1.75 से, तो नई सैलरी क्या हो जाएगी 8 पॉइंट, कितनी हो जाएगी 8.5। क्या बच्चों आपको ये प्रोसेस समझ में आ रहा है? इस तरह से रामकली की सैलरी हर हफ्ते 5 रुपए के हिसाब से बढ़ती जाएगी, और ये बढ़ते बढ़ते बच्चों सैलरी कितनी होती है, पहले 5 रुपए थी, फिर 6 रुपए 75 पैसे, फिर 8 रुपए 50 पैसे, ऐसे बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं सैलरी उसकी कितनी हो गई है 20.7। ठीक है, तो ये पहले वीक में थी, फर्स्ट वीक में, ये सेकेंड वीक में थी, ये पूछ रहा है कौन से वीक में इसकी सैलरी 20.7 वीक में 75 हो जाएगी, कौन से वीक, तो मान लो nth वीक में हो जाएगी, तो इस एपी का nth टर्म कितना है 20.75 है, ठीक है, नहीं समझे, ये क्या था फर्स्ट टर्म, ये क्या है सेकंड टर्म, ये क्या है थर्ड टर्म, क्या है nth टर्म एपी का, nth टर्म एपी का 20.75, फर्स्ट टर्म कितना है 5, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 1.7, ये समझ में आ गया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा बच्चों 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू 1.75 इंटू n माइनस 1। बच्चों ये कैलकुलेशन आपको करके देना पड़ेगा, 20.75 में से अगर आप 5 माइनस कर देंगे तो ये 15.75 बन जाएगा, आप इससे राजी हैं?
फिर आप उसको किससे डिवाइड करेंगे 1.75 से, तो भी आपके पास n-1 आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा बच्चों, तो ये क्या बच जाएगा 1575 डिवाइड बाय 175। इसको बच्चों आप धीरे धीरे कैंसिल कर लो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 7 9 जा 60, यानी n-1 की वैल्यू कितनी आई 9, यानी n की वैल्यू कितनी होगी 10, यानी कि 10वें हफ्ते में जाकर के उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 20.75 निकल करके हो जाएगी, 10वें हफ्ते में उसकी सैलरी 20.75 हो जाएगी। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया बच्चों, और यही आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो बच्चों इस तरह से आपकी एक्सरसाइज जो थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।